तो ये ध्यान में आता है कि जब तक भारत के युवा को या हमको अपना इतिहास पता नहीं होगा, हमारा इतिहास क्या था, यानी कि इतिहास का बोध नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। इसलिए युवाओं को भारत का इतिहास यानी कि इतिहास का बोध होना, उसका अध्ययन होना और उसका प्रबोधन भी करना, ये बहुत आवश्यक है। और जब भारत का इतिहास, भारत का यानी कि भारत की जो दृष्टि थी वो ध्यान में आती है, हमारा ये इतिहास था, जो वास्तविक इतिहास था, वो जब ध्यान में आता है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में आता है। क्योंकि बहुत सारी वर्तमान में, जब भविष्य में अगर हम इतिहास में अगर हम देखते हैं तो इतिहास में कहां कहां गलती हुई है, ये भी हमारे ध्यान में आएगा। हमारे राजाओं से, महाराजाओं से, क्रांतिकारियों से, ऐसे महापुरुषों से कहां कहां क्या क्या गलती हुई है, वो भी इतिहास में ध्यान में आती है। तो उस गलतियों से भी हमारे ध्यान में आता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए इतिहास का बोध ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने इसकी संकल्पना में इसको लिया है कि भारत का बोध ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जब ये बोध अगर होता है तो जो बीज, उज्जवल भविष्य का जो बीज है, हम बो सकते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की बात जब करते हैं तो सदियों से जब हम सुनते हैं भारत के बारे में तो तीन चीजें ध्यान में आती हैं। उसमें तीन चीजें ऐसी हैं, एक है पराक्रम, एक विद्वता और एक त्याग, यानी कि शरीर मन बुद्धि। यानी कि हमने जो इसमें पूरा जो निचोड़ इसमें किया है वो किया है शरीर मन बुद्धि विवेक भावना, युवा आयाम का। यानी कि त्याग, यानी कि जो हमारा भारत का युवा है वो त्यागी भी बने, पराक्रमी भी बने और विद्वान भी बने, ज्ञानी भी बने, यानी कि एक बौद्धिक योद्धा बने, ऐसा हमने सोचा है। और स्वामी विवेकानंद जी भी सदा कहते थे कि विनम्र बनो, शक्तिशाली बनो, साहसी बनो, ऐसा। इसलिए युवाओं का जो युवा आयाम का जो उद्देश्य है वो क्या है, एक वाक्य में आपको देखा होगा, नीचे हमने लिखा था उसमें, यानी कि युवाओं को बलवान बनाना, मूल्यवान बनाना, संवेदनशील बनाना, उनको राष्ट्रभक्त बनाना और विद्वान बनाना, ये युवायाम का उद्देश्य है। इसलिए केवल बौद्धिक योद्धा निर्माण करना ये उद्देश्य नहीं है। तो अपना जो युवायाम का जो उद्देश्य है वो हमको थोड़ा स्पष्ट समझना पड़ेगा। इस उद्देश्य का वाचन हमको डेली, रोज, प्रतिदिन ये हमको करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अपने युवायाम के कुछ 5 सोपान हैं जो आप देख रहे होंगे। सोपान कैसे हैं? हमारी ये दृष्टि है, दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए? वह शास्त्रीय, समग्र और शाश्वत। शास्त्रीय मतलब शास्त्र आधारित, यानी कि वैज्ञानिकता से पूर्ण। समग्र और शाश्वत, यानी कि जो व्यक्ति है, जो व्यवस्था है वो लंबे समय तक टिकने वाली होनी चाहिए, इसलिए शाश्वत। इसलिए युवायाम के 5 सोपान हमने तय किए। ऐसा कुछ सोचे। पहला है सशक्त एवं साहसी, ये हमारी दृष्टि है। दूसरा है आंतरिक दृढ़ता एवं व्यवहारिक कुशलता। तीसरा है संवेदनशीलता और सृजनात्मकता। चौथा है वैचारिक प्रबुद्धता, जो केवल पहले था वैचारिक प्रबुद्धता, लेकिन अभी सभी जोड़ा है हमने। और अंत में राष्ट्र भाव से ओतप्रोत। ये 5 हमारे सोपान हैं, ये हमारी दृष्टि है। तो पहला हमारा जो दृष्टि का जो पहला है हमारा वो है सशक्त एवं साहसी। सशक्त एवं साहसी यानी कि क्या? यानी कि प्रत्येक युवा को सशक्त और साहसी होना, दुस्साहसी नहीं। यानी कि सशक्त और साहसी कैसे होना? यानी कि युवा की या व्यक्ति की वास्तव में जब मन और बुद्धि कब काम कर सकता है? जब उसका शरीर ठीक होगा। यदि उसका शरीर ठीक नहीं है तो मन और बुद्धि उसका कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ना ही वो किसी को मन से किसी कार्य को कर सकता है, ना ही उसके कार्य को करने के लिए उसमें साहस भी आ सकता है, और ना ही उसमें बुद्धि भी आ सकती है। मतलब बुद्धि तो रहती है, लेकिन वो जो बुद्धि काम करती है, जब शरीर स्वस्थ होता है तब मनुष्य की या युवा की मन और बुद्धि काम करता है।
इसलिए सशक्त एवं साहसी होना युवा को। इसलिए महाकवि कालिदास जी का एक कुमार संभवम एक महाकाव्य है, उसमें उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने कहा भी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि धर्म को पालन करने का एकमात्र साधन है वो क्या है? धर्म को पालन करने का एकमात्र साधन है वो है शरीर। यानी कि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी क्या होगा? धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है? धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। एक सुभाषित में लिखा है कि धर्म एक सदा सुख देने वाली कामधेनु है, संजीवनी औषधि है। ऐसा उसमें नहीं जाते, वो अलग विषय है। लेकिन शरीर को भी सशक्त एवं साहसी रखना, ये हमारा पहला दृष्टि का ये पार्ट है। इसलिए इसमें आपने अभी देखा भी होगा तो व्यक्तित्व विकास के 5 बिंदु हैं: वपु, वस्त्र, वाणी, व्यवहार और विचार। उसमें जो पहला बिंदु वपु है वो शरीर ही है। यानी कि व्यक्तित्व विकास कब होगा? जब शरीर हमारा क्या होगा? सुदृढ़ होगा, तभी हम सशक्त और साहसी। इसका जो हमारा ये सशक्त एवं साहसी दृष्टि जो हमने तय की है, उसका ध्येय है, उसके लिए क्या करना है? सशक्त एवं साहसी बनने के लिए करना मिशन क्या है हमारा? हम करना क्या चाह रहे हैं? वो है शारीरिक साधना। शारीरिक साधना हमको करनी होगी। ये विषय केवल युवायाम के प्रमुख सह प्रमुख के लिए नहीं है, ये विषय को लेकर जाना है जिलों तक, युवाओं तक। लेकिन ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। और ये जो 5 सोपान है ना, ये 5 सोपान जो है हमको मतलब उंगलियों पर होने चाहिए। 5 कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 4 बोले 5वां गया भूल गए। वैचारिक प्रबुद्धता छूट गया, आंतरिक दृढ़ता, व्यवहारिक कुशलता छूट गया, बाकी हमने सब बोल दिया। इसलिए हमको थोड़ा एक बार पीपीटी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको अध्ययन भी करना पड़ेगा और इसको अपने अपने स्थान पर उसको करना पड़ेगा। शारीरिक साधना कैसे? अभी जैसे इसमें आपने देखा कि शरीर एक माध्यम है धर्म के पालन करने के लिए। और धर्म का पालन जब हम करते हैं तो हम देश का, समाज का, अपने लोगों का, सबका उत्थान कर सकते हैं। इसमें वो देख ही रहे हैं आप। इसलिए दूसरों को सुख पहुंचाने का धर्म सबसे बड़ा प्रभावी है, प्रभावी एक माध्यम है। इसका परिणाम क्या होगा? जब हम ये शारीरिक साधना करेंगे, एक्शन बाद में आएगा कैसे करेंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम अगर आप देख रहे होंगे उसमें धैर्य भी आएगा, उससे अनुशासन भी आएगा, उससे साहसिक प्रवृत्ति का विकास भी होता है, वो हम सबके अनुभव में भी आता है। शारीरिक क्षमता का विकास वो होगा ही, सारे साधना करेंगे हम तो। सृजनशीलता, विद्वता का विकास ये भी होगा ही उसके बाद। और राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए हम ये शारीरिक साधना के कार्य हैं, एक्शन, ये हमको थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्योंकि एक्शन करना है हमको, वो तो केवल दृष्टि और ध्येय वो ध्यान में रहेगा, लेकिन करना क्या है? शारीरिक साधना या सशक्त एवं साहसी, इसकी जो दृष्टि हमारी है और इसका जो ध्येय जो है शारीरिक साधना, उसके लिए करना क्या है? उसके लिए ये 3 एक्शन है। जिससे मंडल चलता है, मंडल के हम सभी सदस्य रहते हैं, हमारे भी सबके मंडल चलते ही हैं। तो उस मंडल में चर्चा हम लोग करते ही हैं, जो संख्या है वो सारा विषय रहता है, ये 1 घंटे का मंडल रहता है, वो सारा रहता है। लेकिन माह में जो 1 मंडल रहेगा, साप्ताहिक मंडल रहता है, 4 में से 1 मंडल में हम आसन, प्राणायाम, इस पर हम ये करेंगे। मंडल में आसन भी कराएंगे, उनको प्राणायाम भी करेंगे, वो सारा जो रहता है प्राण विद्या वो सारा भी कराएंगे। और अष्टांग योग पर प्रबोधन, ये भी हमको करना है। ये हमारा पहला एक्शन है। दूसरा है जो हम बात करते हैं योग की और सैन्य प्रशिक्षण की, यानी कि योग व सैन्य प्रशिक्षण की जो आवश्यकता आज है, वर्तमान में है। अभी सरकार ने वो लेकर आए थे कि सैन्य प्रशिक्षण की आवश्यकता या अनिवार्यता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो लोगों को सुझाव दिए। तो इस पर जन जागरण, और जन जागरण के बाद उसका प्रबोधन, और प्रबोधन के बाद उसका प्रकाशन करना, ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। ये दूसरा एक्शन है, इसलिए ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण एक्शन है। तीसरा हमारा है जो हमारा योग है या शारीरिक खेल वगैरह हम लोग खेलते हैं और सिलेबस में रहता है, भारतीय खेल हैं, युद्ध कला, उन पर शोध लेख
वो हम आमंत्रित कर सकते हैं। शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता केवल इसी विषय पर आमंत्रित कर सकते हैं कर सकते हैं। तो ऐसे 3 इसमें एक्शन है, वो हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला जो है, मंडल में एक बार, अपने मंडल में एक बार आसन, प्राणायाम और अष्टांग, ये सभी को आपको भाग करना। ये भाषण नहीं दे रहा मैं, भौतिक नहीं है। दूसरा क्या है, और जन जागरण, प्रबोधन और प्रकाशन। तीसरा क्या है, योग एवं शारीरिक शिक्षा तथा भारतीय खेल और युद्ध कला। ये हमारे एक्शन है, पहला। दूसरा, नेक्स्ट, दूसरा जो हमारा दृष्टि, जो हमारा है विजन, वो है आंतरिक दृढ़ता और व्यवहारिक कुशलता। आंतरिक दृढ़ता यानी कि क्या, यानी कि वास्तव में जो सहज प्राकृतिक अपेक्षाएं जो रहती हैं उनसे दूर हो जाना, यही हमारी आंतरिक दृढ़ता है। बहुत सारी सहज प्राकृतिक अपेक्षाएं रहती हैं, उनसे परे हो जाना, यही आंतरिक दृढ़ता है। और जब इनसे हम परे हो जाते हैं तो जो लक्ष्य केंद्रित हमारा जो कार्य है, हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। और आंतरिक दृढ़ता की जब हम बात करते हैं तो आप इसमें अगर देख रहे होंगे तो पतंजलि योग सूत्र, इसके लिए हम पतंजलि योग सूत्र, इसका भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। आंतरिक दृढ़ता के लिए पतंजलि योग सूत्र, ये हम लोग अध्ययन भी कर सकते हैं और इसको लेकर भी जा सकते हैं। उसमें योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि योग ही जो चित्त में जो वृत्ति आती है उनका निरोध करता है। इसलिए ये जो 5 यम और 5 नियम जो हैं, उनका भी अभ्यास हमको करना है, हमको भी करना और कराना, ये एक आवश्यक इसके अंतर्गत रहेगा। दूसरा इसमें है व्यवहारिक कुशलता, यानी कि जब आंतरिक दृढ़ता जब आती है तो व्यवहारिक कुशलता को युवा लक्ष्य केंद्रित करने की दृष्टि भी उसमें आती है। इसलिए बुद्धि की स्थिरता की जब हम बात करते हैं तो नीचे आपने देखा ही होगा, गीता का हम लोग पाठ अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा इसका मन की स्थिरता, इसके लिए पतंजलि, नेक्स्ट नहीं, इसे दूसरा वाला आंतरिक दृढ़ता और व्यवहारिक कुशलता, इसका ध्येय 2 वाक्यों में लिखा है, योग प्रशिक्षण के द्वारा आंतरिक दृढ़ता का विकास। देखिए वो वहां पर भी आपको योग दिख रहा है, पहले वाले में भी है ना, सारी साधना में, लेकिन वो मिलता जुलता है। लेकिन वो आंतरिक दृढ़ता का जो विकास है वो किससे होने वाला है, योग से ही। इसके लिए अलग अलग प्रकार के हम लोग इवेंट कार्यक्रम कर सकते हैं। दूसरा, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा आत्मनिर्भरता कैसे आए, ये हमारा ध्येय है। नेक्स्ट, इसके लिए एक्शन क्या करना है, ये 4 हमारे एक्शन है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में नियम पालन से आंतरिक दृढ़ता बढ़ती है। जैसे हमने अभी तय किया कि हम सभी लोग पूरे 4 सत्रों में मोबाइल को स्विच ऑफ रखेंगे, यानी कि 4 सत्र के बाद ही हम क्या करेंगे, मोबाइल ऑफ करेंगे या मोबाइल देखेंगे नहीं। या व्यक्तिगत जीवन में हमने तय किया कि मैं सुबह 4 बजे ही उठूंगा तो सुबह 4 बजे उठूंगा। या व्यक्तिगत जीवन में मैंने तय किया कि मैं संगठन के कार्य के लिए इतना समय दूंगा तो उतना समय मैं दूंगा ही, ये मैंने तय किया है। या व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे निर्णय हम लेते हैं और ये आंतरिक दृढ़ता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए ये योग इसके लिए बहुत एक आवश्यक साधन है। दूसरा, इसके लिए हम एक ये काम भी कर सकते हैं, योग केंद्रों का संचालन भी अपने अपने स्तर पर कर सकते हैं, ये भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, कौशल विकास की हम बात की है, व्यवहारिक कुशलता और कौशल विकास, यानी कौशल विकास के लिए क्या करना है हमको, ये युवाओं को ये विषय लेकर जाना है। इसके लिए संगोष्ठियों का आयोजन करना, कार्यशालाओं के माध्यम से प्रबोधन करना, ये एक दूसरा काम। इसलिए बहुत सारे हमारे बंधु रहते हैं तो ये काम भी हम लोग युवायाम ले सकता है। तीसरा है जो कौशल विकास केंद्रित प्रशिक्षण करना, जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसके भी हम प्रशिक्षण हम लोग कर सकते हैं अपने अपने जिले स्तर पर, जहां पर बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह हैं उनके साथ, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके साथ मिलकर, ये भी हम ऐसे लोगों के साथ ये प्रशिक्षण वगैरह भी हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। और अंत में है कौशल विकास केंद्रित प्रकाशन, जो हमने प्रबोधन किया,
जो हमने प्रशिक्षण किया वो आने वाली पीढ़ी को भी जाना चाहिए, सभी के पास जाना चाहिए। इसके लिए उसका प्रकाशन भी करना, ये अपना इसके एक्शन है। ये दूसरा जो दृश्य हमारा वो। तीसरा है संवेदनशीलता और सृजनात्मकता। ऐसा संवेदनशीलता, स्वामी विवेकानंद जी भी कई बार कहते थे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते हैं तो संवेदनशीलता ऐसा हम लोग बोलते हैं, यानी कि संवेदनशीलता यानी कि क्या, वो सभी को पता है क्या है, किसी की वेदना को समझना, वही संवेदनशीलता है। यानी कि कोई दुखी है, कोई कष्ट में है, कोई परेशानी में है, ये समझना कि उसका जो कष्ट है वो मेरा ही कष्ट है, यानी कि उसकी वेदना मेरी वेदना, वही संवेदनशीलता है। इसलिए संवेदनशीलता बढ़े, युवा में संवेदनशीलता हो, और संवेदनशीलता बढ़ने से उसके ध्यान में आता है तो सृजनात्मकता बढ़ती है। इसलिए बहुधा प्रचलित वाक्य आप लोग देखते होंगे, सेवा ही परमो धर्म, ऐसा बहुत बार सुनते हैं हम लोग, करते हैं क्या? अनेक दीवारों पर देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े उद्यमी, ये सभी बोलते हैं और करते भी हैं। यानी कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? वो सेवा है। इसलिए ये हमारा तीसरा दृष्टि है। नेक्स्ट, इसके लिए हमारा ध्येय क्या है? ध्येय हमारा इसके लिए स्पष्ट है, यह है सामाजिक अनुभूति एवं सेवा। यानी कि समाज में रहकर हमको अनुभूति करना है। जब समाज में जाएंगे, समाज को देखेंगे, समाज को समझेंगे, समाज में जब घुल मिल जाएंगे, तब उसको हम समझ सकते हैं, तब हमारी संवेदनशीलता बढ़ सकती है। छोटी छोटी बस्तियों में जाकर देखेंगे, बस्ती में बच्चा कहाँ बैठा है, बच्चा कैसे खा रहा है, माता पिता, बड़े बूढ़े छोटे बच्चे कैसे। अभी मैं वहां था एक स्थान पर, किसी के पैर में चोट लगी थी। अब चोट लगी थी तो उसके पास सर्दी का समय था, सर्दी में उसके पास ओढ़ने के लिए भी वो नहीं था, खुले में था। जहां हम लोग हीटर में बैठ के सोते हैं, वो बेचारा एक छत के मतलब अंबर के नीचे था। वो संवेदनशीलता आती है। तो कुछ लोगों ने हमने सोचा कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए, तो सोचा एक उनके लिए एक पंडाल टाइप का बनवाया और थोड़ा कुछ उनको कपड़े वगैरह गर्म कपड़े दिए। तो ये संवेदनशीलता, यानी कि समाज में जाने से ही, समझने से ही, उनको देखने से ही वो ध्यान में आती है। दूसरा, समाज को पास से देखना, सुनना, समझना, अध्ययन करना, ये तो हुई गया, अध्ययन भी करना, और उसके बाद अध्ययन के पश्चात उसका अवलेखन भी करना, और अवलेखन के बाद उसका अनुवर्तन भी करना। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। अवलेखन के बाद ध्यान में आता है बहुत सारे विषय कि अपने प्रांत में ऐसा है, इस जिले में ऐसा है, उस गांव में ऐसा है, वो ध्यान में आता है। कभी कभी ध्यान में आता है कि ऐसा किसी ने लेख लिखा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति वगैरह है, और किसी एक व्यक्ति ने, बाहर का व्यक्ति ने, बहुत बाहर का कोई जिले का व्यक्ति, उसने वो पढ़ा, उसके ध्यान में आया, वो व्यक्ति उस जिले से चलकर उस जिले के गांव में आता है और वहां जाके सारी व्यवस्था करने को तत्पर होता है। ऐसा भी होता है। तो इसलिए अनुवर्तन में समाज को भी प्रेरित करना है, अभिलेखन के माध्यम से या अन्य प्रकार के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उनको भी प्रेरित करना है। इसलिए समाज की सहभागिता ये भी इसमें आवश्यक है। तीसरा है, अनुवर्तन के पश्चात नीति निर्माण के लिए भी प्रयास करना है। यानी कि उसके लिए, उस गांव के लिए, वो गांव में जो लोग रहते हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए हम कोई नीति बना सकते हैं क्या? और जो नीति बनाई है वो केवल एक गांव तक सीमित न होकर, वो नीति जो है उसका लेख प्रकाशन भी करना, लेख के माध्यम से, और उसको समाज के सामने रखना। ये मैंने ऐसे करके दिखाया है। युवायाम जिंद प्रांत या जिंद के छोटा जिला है, वह हमने करके दिखाया है, या दिल्ली प्रांत का एक छोटा जिला है, इसमें ऐसा हमने करके दिखाया है। दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होंगे ऐसा। और समाज में जो अंतिम व्यक्ति है, गांव का जो अंतिम व्यक्ति, जो पिछड़ा है, जो जिसको कोई देख नहीं रहा, उस वंचित समाज को भी उत्थान के लिए भी प्रयास इसके माध्यम से करना। ये संवेदनशीलता और सृजनात्मकता, ये दृष्टि है। नेक्स्ट, इसके लिए करना क्या है? दृष्टि तो क्लियर हो गया, ध्येय हमारा क्या है, मिशन क्या है, हमको ये करना है, लेकिन करना कैसे? इसके लिए भी कुछ इवेंट है। जैसे दिल्ली प्रांत में अनुभूति शिविर का संचालन हुआ था 21 दिन का। उस अनुभूति शिविर में गीता पठन, ये सारा सत्र, अलग सत्र थे। उस अनुभूति शिविर में अनुभूति कराई गई, अलग अलग विषयों के विषय विशेषज्ञ वहां पर आए थे।
अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ उन्होंने वहां विषय भी रखे थे। अनुशासन वो सारा सिखाया था। अलग अलग गांवों में जाकर और अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां कुछ उनको अनुभव, 3 दिन के लिए कहीं बाहर भी गए थे वो लोग, उन्होंने जाकर कुछ देखा भी था। कुछ आर्मी के वहां गए थे, हाँ सैन्य जो प्रशिक्षण रहता है वहां गए थे। तो अनुभूति शिविर के आयोजन के माध्यम से संवेदनशीलता एवं सृजनात्मकता का विकास करना, मुक्त चर्चा के माध्यम से विविध विषयों का विश्लेषण और प्रकाशन करना। मुक्त चर्चा का आयोजन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या विश्लेषण है, विश्लेषण लिख रहे हैं उसका प्रकाशन करना, ये भी कर सकते हैं। तीसरा जो है विकसित भारत मेरी संकल्पना, यानी कि प्रत्येक युवा में, प्रत्येक व्यक्ति में या किसी भी कोई गांव में कोई भी व्यक्ति है, उसके मन में कुछ ना कुछ रहता है विकसित भारत, मतलब भारत के लिए ऐसा होना चाहिए। और कभी कभी वो जो बात होती है या कोई उसका जो वाक्य होता है या उसका कोई भाव जो रहता है, वो कभी कभी ध्यान में आता है कि वो अगर वो हमको मिल जाता है तो उसके माध्यम से, उस वाक्य के माध्यम से या उस वार्ता के माध्यम से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं भारत के लिए, और वो एक मॉडल बन सकता है। इसलिए युवा की जो अभिव्यक्ति है उसको बाहर निकालना, पोस्टर के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से उसको बाहर निकालना। और जो हमने ये प्रतियोगिता इसके अंतर्गत की, जो विकसित भारत मेरी संकल्पना, इसके अंतर्गत जो भी प्रतियोगिता हम करेंगे, पीपीटी, पोस्टर, प्रेजेंटेशन या मॉडल जो भी, उसके माध्यम से अपने प्रांत स्तर पर, जिले स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर उनको पुरस्कार भी कर सकते हैं, पुरस्कार भी दे सकते हैं, ऐसा भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। और अंत में है इसमें मी फॉर माई नेशन, मैं मेरे देश के लिए, ये भाव, मतलब इस वाक्य से एक भाव ही आता है कि मैं मेरे देश के लिए, मी फॉर माई नेशन, ऐसा। तो इसके अंतर्गत ऐसा हम लोग योजना कर सकते हैं कि 7 घंटे प्रत्यक्ष एक माह में युवा, 4 या 5 युवा या 3 युवा एक साथ एक छोटे समूह बैठकर एक किसी प्रोजेक्ट पर काम करें, और एक माह में एक प्रोजेक्ट बना कर दें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र का हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो, पर्यावरण का क्षेत्र का हो, ऐसा। और उनको बाद में अपने प्रांत स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर कोई कार्यक्रम करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा है। नेक्स्ट चौथा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैचारिक प्रबुद्धता, जिसकी हम अब तक बौद्धिक योग्यता की हम लोग बात करते थे। तो अभी आपके ध्यान में आया होगा क्योंकि आपने सशक्त एवं साहसी भी देखा, दूसरा अंत दृढ़ता भी देखी, और तीसरा क्या देखा, संवेदनशीलता और सृजनात्मकता। चौथा क्या आ गया हमारा, वैचारिक प्रबुद्धता। ये केवल बौद्धिक योग्यता की बात नहीं करनी है, ये समग्र, शाश्वत और शास्त्रीय विकास की बात कर रहे हैं। अभी वो अंत में भी विषय आएगा, बहुत सारे युवा संगठन, युवाओं के संगठन भी काम करते हैं, वो विषय बाद में आएगा, जो केवल परिचय का है। यानी कि वैचारिक प्रबुद्धता क्या है, तो आपके ध्यान में आता है अंधविश्वास से दूरी। यानी कि क्या, जैसे कोई विषय है, कोई विषय आया, अभी राम मंदिर का विषय आया, लोग कूद गए, मतलब कोई विषय आता है प्रांत में या देश भर में, लोग कूद जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है पीछे क्या है, उसके तर्क क्या है, प्रमाण क्या है, कोई नहीं पता है, कूद गए, बोल रहे, उल्टा सीधा जो आ रहा है मन में। लेकिन जो विषय जो हमको रखना है, यानी कि वैचारिक प्रबुद्धता, यानी कि क्या, अंधविश्वास से परे हो जाना, तर्क के साथ, शोध के साथ, यानी कि प्रमाण के साथ विषय को रखना, ऐसे युवाओं को तत्पर करना, ये है वैचारिक प्रबुद्धता। यानी कि आप देखेंगे इसमें भगवत गीता का जो अध्याय 2 का जो 45वां श्लोक है, हमको सबको पढ़ना भी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, यानी कि द्वंद्व से मुक्त होकर सत्य की स्थिति में स्थित हो जाना, यही वैचारिक प्रबुद्धता है। यानी कि द्वंद्व से मुक्त हो जाना, यानी कि जो आपके पास लाभ, हानि, रक्षा का जो विषय आता है ना, भाव जो आता है मन में, उससे परे हो जाना। यानी कि नीचे आपने देखा है, नीचे लिखा है इसमें, गो बियॉन्ड द वेदास, यानी कि वेदों में जो है आपने पढ़ा है सारा आपने आत्मसात कर लिया, लेकिन उससे भी परे हो जाना, केवल अपने पास ही रखना, उसको फैलाना। यानी कि इसमें देखे नीचे लिखा है, आपने देखा होगा
4.2 न मूलम लिख्यते कंचित, यानी कि आधार के बिना लिखना भी नहीं है और आधार के बिना बोलना भी नहीं है। अगर उसका आधार हमको नहीं पता तो हमको लेख नहीं लिखना है, उसका रेफरेंस क्या है, तर्क कहां है, वो तर्क के साथ बताना है। जो हमने बोला है, युवा एज ए युवा के कार्यकर्ता हम बहुत सारे विषय रखेंगे आगे, उस जो विषय हम लोग रखने वाले हैं उस विषय का प्रमाण क्या है, उसका तर्क कहां पर दिया है, यानी कि तर्क के साथ वो विषय रखना है। रेफरेंस कहां पर है, यानी कि रेफरेंस बिंदु भी जोड़ना है, रेफरेंस भी देना है। जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी बोलते हैं ना, वो सुधांशु त्रिवेदी जी उसका रेफरेंस भी देते हैं साथ में। और अंत में है अनुसंधान, अनुभूति और तर्क के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। जो समाज में जाकर हमने देखा है, जहां वो समस्या है, उस समस्या का जो समाधान है वो अनुभूति के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर उसको करना और तर्क के आधार पर करना। हम चिंता नहीं करने वाले योगायाम के माध्यम से, हम उस चिंतन के आधार पर, चिंतन के माध्यम से हम समाधान करने वाले हैं और एक ऐसा युवा खड़ा करने वाले हैं, ऐसा वैचारिक प्रबुद्ध युवा खड़ा करने वाले हैं जो विद्वान भी होगा, जो राष्ट्रभक्ति भी होगा, जो संवेदनशील भी होगा और जो सशक्त एवं साहसी भी होगा, यानी कि मूल्यवान भी होगा और बलवान भी होगा। ये हमारा ध्येय स्पष्ट हमको करना है, रखना है। विषय बहुत सारे इसमें है बोलने के लिए, लेकिन समय का ये अंतिम ये इसका ध्येय है, मिशन लेकर के जाना है। यानी कि इसके माध्यम से हम करेंगे क्या, युवाओं का तार्किक बुद्धि का विकास, ये हमको करना है। दूसरा क्या करना है, आधार के साथ विषय प्रस्तुति की मानसिकता, यानी कि जो विषय प्रस्तुति जो करना है युवा को, या जो विषय रखना है, जो विषय बोलना है, उसका आधार होना चाहिए, निराधार नहीं। और अंत में है प्रमाण आधारित चिंतन, यानी कि जो चिंतन है हमारा उसका प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण आधारित चिंतन। प्रमाण की अगर बात करते हैं तो एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान और एक होता है शास्त्र आधारित प्रमाण। प्रत्यक्ष यानी कि हमने स्वयं देखा है, अनुमान यानी कि प्रत्यक्ष के बाद अनुमान प्रमाण, और अंत में शास्त्रों में जो लिखा है वह प्रमाण। ये करना होगा, इसके लिए काम बहुत बड़ा है, इसके लिए अध्ययन भी हमको करना पड़ेगा। अध्ययन बहुत आवश्यक है। ये कुछ एक्शन है जो हमको इसमें वैचारिक प्रबुद्धता के लिए हमको करने हैं, प्रांत स्तर पर, जिले स्तर पर और स्वयं के स्तर पर। पहला इसमें ऐसा है, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर व्याख्यान आयोजित करना, लेख लिखना, लेख लिखने के लिए उनको प्रेरित करना। दूसरा है शोध विधि प्रशिक्षण आनंदशालाओं का आयोजन करना। इसके ये हमारा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का, कॉलेज में घुसने का। मतलब शोध पत्र हम कैसे ले सकते हैं, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, इसके माध्यम से हम लोग विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में हम लोग एंटर कर सकते हैं। ये हमारा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। विद्यार्थी जुड़ेगा कैसे, युवा जुड़ेगा कैसे। तीसरा है शोध पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, यानी कि बहुत सारे विषय केवल केंद्र ने दिया है, आइडिया फॉर विकसित भारत दे दिया तो तभी करेंगे, बाकी तो फिर बैठेंगे। अपने स्तर पर, प्रांत स्तर पर, एक माह के अंदर, जिले के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर हम लोग ये कर सकते हैं, ये करना। और अंत में है राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मंडल का संचालन करना। मंडल तो करते ही हैं हम लोग, तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर, जैसे हमने यूसीसी का विषय लिया था, व्याख्यान करना यूसीसी का विषय, या बहुत सारे करंट विषय जैसे एनआरसी का विषय आजकल है, वो विषय ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। ऐसे अनेक विषय भी, ये केवल एक प्रारूप है, और भी विषय हम लोग कर सकते हैं, चर्चा, परिचर्चा, ये सारा भी कर सकते हैं। और अंत हमारा जो है वो है राष्ट्र भाव से ओतप्रोत, पांचवा, ये हमारा दृष्टि, यानी कि प्रत्येक युवा को राष्ट्र भाव से ओतप्रोत ये होना चाहिए। और इसलिए राष्ट्र भाव से ओतप्रोत यानी कि क्या, ये थोड़ा हमको समझना ही पड़ेगा। वो पहले उसमें आया था संकल्पना में, भारत को जानना, भारत का इतिहास, यानी कि भारत को हमको जानना पड़ेगा, भारत को समझना पड़ेगा, भारत को हमको जीना पड़ेगा, तब राष्ट्र भाव से ओतप्रोत ये हम संकल्पना पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि क्या,
यानी कि भारत का जो विचार है वो हमको समझना पड़ेगा, भारत का जो इतिहास है वो हमको समझना पड़ेगा, भारत के जो महापुरुष हैं वो हमको समझने पड़ेंगे, वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। भारत के तीर्थ क्षेत्र, भारत के नदियां, भारत के पर्वत, उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा। और अंत में जो हमारा भारत का जो वैश्विक नेतृत्व जो रहा है और जो अभी भी है, मोदी जी के बात हम कर रहे हैं तो आज भी हम देख रहे हैं तो पूरे भारत का जो जिस प्रकार से विश्व में आज हमारा जिसको बोलेंगे विश्व गुरु बोलने के लिए या विश्व गुरु बनने की और हम लोग अग्रसर हैं, वो ठीक है। लेकिन हमारा भारत में जो पहले वैश्विक नेतृत्व जो था हमारा पहले, वो क्या था, वो भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो 5 बिंदु हैं, भारत को जानना, भारत को मानना, भारत को समझना, यानी कि भारत का विचार, इतिहास, महापुरुष, तीर्थ क्षेत्र और वैश्विक नेतृत्व, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जब ये हम ध्यान में रखते हैं तो राष्ट्रभाव से ओत ये हम करते हैं। और इसलिए यजुर्वेद का आप अध्याय 9 का 23वां जो श्लोक अगर आप देखेंगे तो उसमें मोदी जी ने भी कहा था, वयम राष्ट्रे जागृयाम, पुरोहिता, यह भी कहा था मोदी जी ने, आह्वान किया था। वयम मतलब मैं नहीं, हम सब, यानी कि हम सबको क्या करना है, जागृत होना है राष्ट्र के लिए। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी कि हम कुल का हित करने वाले लोग हैं। हमारी राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय समृद्धि, राष्ट्रीय आत्मीयता, ये सारे जो भाव हैं इसके अंदर है। और श्री गुरुजी भी कई बार एक वाक्य वो कहते थे कई बार, और वाक्य बहुत प्रचलित भी संघ में है, राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमम। जो सब कुछ है वो राष्ट्र का है, सब कुछ राष्ट्र के लिए है, मेरा कुछ नहीं है, और सब कुछ राष्ट्र को ही समर्पित है। इस प्रकार का भाव हमको जागृत करना है अपने भी अंदर और प्रत्येक युवा के अंदर। काम अपना बहुत बड़ा है और काम ये बड़ा भी है, इसलिए एक युवायान के प्रमुख से सह प्रमुख से होने वाला नहीं है, इसलिए टोली बनाना पड़ेगा। ये विषय बाद में आएगा। ध्येय क्या है इसका, स्वयं के लिए स्वल्प और राष्ट्र के लिए सर्वस्व, ये इसका ध्येय। इसके लिए करना क्या है, मिशन क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। राष्ट्र के प्रति गौरव, प्रेम, समर्पण, इस सबका भाव जागरण करना, ये करेंगे हम, ये हमारा मिशन है। दूसरा, राष्ट्र के लिए अधिकतम समय देने वाले ऐसे लोग बनाना, ऐसे लोग खोजना, इसके लिए प्रयास करना। तीसरा, भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्र भाव से जागरण से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका साहित्य का अध्ययन, उनका प्रकाशन और प्रबोधन, ये करना, ये इसका मिशन है राष्ट्रभाव से ओतप्रोत। इसके लिए करना क्या है, राष्ट्रभाव से ओतप्रोत यानी कि स्वयं के लिए स्वल्प और राष्ट्र के लिए सर्वस्व, इसके लिए एक्शन है। एक्शन थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, एक्शन आपको बाद में भेजेंगे भी, ये आपको अपने अपने स्तर पर, प्रांत स्तर पर थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक बार में आज बताने से नहीं चलेगा, नहीं हो पाएगा। ये पूरा विषय एक बार में करने से, एक बार में या समझने से नहीं होगा, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार इसका अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये पूरे एक्शन प्लान, एक्शन बहुत है, एक्शन बहुत सारे हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। इसके लिए राष्ट्रभाव से ओतप्रोत यानी कि क्या, यानी कि हम युवाओं को जो पॉलिसी बनती है ना, नीति जो बनती है, उसको बनाने में भी उनका योगदान हो, उसके लिए प्रशिक्षण करना, ये एक्शन होगा इसका। दूसरा, ऐसे युवा जिन्होंने भारत के लिए या राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे युवाओं के साथ, यानी कि वो साधक हुए, ऐसे साधकों के साथ साधक संवाद रखना, अपने अपने स्तर पर कर सकते हैं, विश्वविद्यालय स्तर, प्रांत स्तर, जिला स्तर, ऑनलाइन, फिजिकल, जो भी करना है वो कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, ये एक्शन होगा। तीसरा क्या है, सरल तुझे प्रणाम, ऐसा इसको नाम दिया है अभी। ऐसे इसके माध्यम से, इस एक्शन के माध्यम से, इवेंट के माध्यम से हम अपने युवाओं को, विद्यार्थियों को भारत की जो सीमाएं हैं वहां पर उनको ले जाना, जैसे कारगिल है वहां ले जाना, जैसे अरुणाचल है और
मैं अगर आपसे पूछता हूँ या हम लोग युवाओं से पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि भारत की, अभी सुबह भी चल रहा था विषय तिब्बत का, भारत की सीमा जुड़ा कौन कौन से देश है, तो लोग बोलते हैं बहुत गर्व से नहीं, मतलब बोलते हैं चीन है। चीन है क्या? चीन ने वो सारा जो हिस्सा है वो सिक्किम का है, वो सारा उसने कब्जा किया हुआ है। यानी कि ऐसे सीमाओं को उनको दिखाना, यहाँ पर जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, या अभी एक जो हुआ था अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा, ऐसे स्थानों पर ले जाकर उनको वहां का भ्रमण कराना और वहां पर जाकर एक छोटा कोई संवाद चर्चा रखना और वहां कोई एक व्यक्ति अधिकारी वहां उसको भाषण करे, ऐसा ये ध्यान में रहेगा। और बहुत सारे हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है वहां लेकर जाना उनको। बहुत सारे हमारे जैसे भगत सिंह जी हैं पंजाब में, उनका यहाँ का घर है, वहां पर लेके जाना। चंद्रशेखर आजादी का, वहां स्वयं को उन्होंने प्रयागराज में गोली जहां उन्होंने मारी थी, वहां लेकर जाना। वहां जब जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पर कौन सा है वो, तेग बहादुर उनका, भगत सिंह जी, हाँ नहीं वो सरहंद में जी, फतेहगढ़ साहिब, और वो जहाँ उनको जोरावर सिंह उनको चुनवाया गया था, वहां से वो कुछ मिलता है हमको। ऐसे स्थानों पर लेकर जाना और उनको वहां बताना कि यहाँ ऐसे ऐसे वो हुआ। और अंत में कुछ ये सांस्कृतिक गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअली यहाँ फॉन्ट का कुछ परेशानी है, वो सब कुछ ठीक है उसमें। वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई चुनौतियों से निपटने हेतु सक्षम बनाना उनको। जैसे बोलते हैं ना, जेएनयू में बोला करते थे टुकड़े टुकड़े गैंग, वो गैंग, या भारत के टुकड़े होंगे, ऐसे। यानी कि ये सारे विषयों को लेने के लिए उनको सक्षम बनाना युवाओं को। और अंत में राष्ट्र जो अपना जो विषय रहता है, ये इसको हिडन भी बोल सकते हैं हम लोग, ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्र के लिए ऐसे अल्पकालीन विस्तारक निकालना, या बाद में उनमें से जो अल्पकालीन विस्तारक है उनमें से बाद में जो अच्छे युवा जो हैं, जो अच्छा देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण के साथ शिक्षा क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं, उनको विस्तारक बनाने के लिए प्रेरित करना और प्रयास करना। ये इसके अंतर्गत ये अंतिम एक्शन पॉइंट है, जिसको हम हिडन भी रख सकते हैं। और मतलब बहुत सारे स्थानों बोलेंगे तो इसको हिडन कर सकते हैं, और जो कार्यकर्ताओं के बीच में तो उसको हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। ये इसका एक हमारा जिसको बोलेंगे दृष्टि, ध्येय और एक्शन है। तो अभी ये मैंने बताया आपको 5 दो दृष्टि हैं, ध्येय और एक्शन। ये आप में से कोई खड़ा होके बोल सकता है इन 5 के नाम, जो 5 सोपान है, बिना देखे?